चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के फिजिक्स के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है, आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक, आज का टॉपिक है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। रीडिंग है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आज का टॉपिक है। ठीक, चलो चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक, आज कोई इलेक्ट्रॉन है आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक, इसमें चार्जेस इधर की ओर, करंट इधर की ओर फ्लो कर रही है और करंट इधर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में टेंजेंशियल ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी है। यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की ओर ऐसे टेंजेंशियल इधर, इधर को इधर वेलोसिटी है टेंजेंशियल, यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी है टेंजेंशियल। ठीक, ये हो गया आपका। भाई देखो, अगर करंट इधर को जाएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करेगा ना, करंट इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में मूव करती है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से, ठीक है, वी वेग के साथ वी वेग से आर त्रिज्या के साथ, इसमें नोट्स में वेग लिखा है उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में चल देखिए। तो यहाँ एक त्रिज्या पथ पर घूम रहा है, अतः लूप में धारा ज्ञात कर लो। लूप में धारा, देखो लूप में कुल कितनी धारा हो जाएगी भाई, लूप में धारा, धारा के लिए फार्मूला आपने पढ़ा, ए बराबर क्यू बाई टी, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, इसमें पूरे लूप में ये धारा हो जाएगी। ठीक, अब देखो टी आपको पता नहीं, समय नहीं पता है ना, तो चूंकि आपने पढ़ रखा है समय बराबर क्या पढ़ा है, दूरी बटे चार, दूरी बटे क्या पड़ी, चार। तो देखो जब कोई चीज वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके लिए कुल दूरी कितनी हो जाती है, 2 पाई आर। ठीक, और बटे में कितना होता है बी, तो मान रखो आई इज इक्वल टू, ये क्यू हो गया और बटे टी का मतलब 2 पाई आर और बटे में बी। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। ये टोटल करंट हो जाएगी इसके अंदर, लूप के अंदर। ठीक है, क्यू बी है ना, अब क्यू की जगह पर ई होगा, मतलब जो चार्ज है। ठीक, अतः लूप का चुंबकीय आघूर्ण, अतः लूप का चुंबकीय आघूर्ण बहुत आसान सा है। ठीक है, हालांकि इस पर न्यूमेरिकल आएंगे बस। ठीक है, लूप के आघूर्ण एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई की वैल्यू रखो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर और आई की ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अरे कैपिटल आर यूज किया, ये स्मॉल आर कर लो। ठीक, तो देखो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, अर्थात एम इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2, है ना, हो जाएगा क्यू वी आर बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका समझ में आएगी नहीं है। ठीक, अब कण का संवेग देख लो क्या होता है। किसी कण का संवेग कैसे निकालेंगे देख लो, इसको ऊपर किसका देना से, कण का संवेग। देखो कण का संवेग मतलब जो घूम रहा है इस कण का संवेग कैसे निकालेंगे। संवेग आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, एल बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, आर क्रॉस पी। अब देखो आर क्रॉस पी मतलब ये जाएगा आर पी साइन एल बराबर कितना, आर पी और साइन और थीटा। अब देखो थीटा क्या हो जाएगा, अब जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उस पर मालूम है आपको कि जो वी होगा और पी होगा दोनों सेम डायरेक्शन मतलब उसमें होगा, और आर के साथ उसमें 90 डिग्री है, आर और पी के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लगेंगे, थीटा बराबर कितना, 90। दैट मीन एल इज इक्वल टू आर पी और साइन 90 का मान हो गया ए, तो एल बराबर आर इंटू पी। ठीक है, आर इंटू पी और पी का मान आपको पता है एम वी होता है, तो आर एम वी ये हो जाएगा संवेग, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका संवेग। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग दे दो। इसको बोला समीकरण नंबर 1, इसको बनाओ समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग दे दो, इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, एम वेक्टर बटे एल इज इक्वल टू ई वी आर, मतलब क्यू की जगह पर ई रख लिया, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है ना, ई वी आर अपॉन में कितना 2 और बटे में आर एम वी। ठीक, तो देखो ये लिख सकते हैं आप ई वी आर बटे 2 आर एम वी, वी से वी कैंसिल, आर से आर कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास। ठीक है, देखिए आगे देखिए फिर इस तरह से एम अपॉन एल,
एम अपॉन एल, एम वेक्टर अपॉन एल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई अपॉन कितना 2m, ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब देखो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, याद करिए। लिखा है बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार, बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, h अपान 2 पाई का क्या पूर्ण गुणज, मतलब आप चाहें तो इसका कोणीय संवेग l बराबर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग l बराबर होता है आपका एन एच अपान कितना 2 पाई। ठीक है, ये होता है, आपने पढ़ रखा है इसको। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ n बराबर हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण नंबर 3 से ध्यान दो, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से वैल्यू रखो, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से अगर ध्यान दें तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर अगर l को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा e अपान 2m, और साथ में कितना, देखो l वेक्टर तो l का मान रख लो, e अपान 2m, और यहाँ पर nh अपान कितना 2 पाई, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि m वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, m वेक्टर हो जाएगा एन ई एच अपान 4 पाई m, ये हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका। n बराबर 1 के लिए निकाल लीजिए, इसे बोर मैग्नेटान कहते हैं। ठीक है, अब जब n बराबर 1 रख लें तो ये हो जाएगा m आपका मिनिमम हो जाएगा, n बराबर 1 रखें तो m मिनिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना ई एच अपान 4 पाई m, इसी को हम कहते हैं बोर मैग्नेटान। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, परिभाषा बोर मैग्नेटान की इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, बोर मैग्नेटान की परिभाषा जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये देखिए जरा ध्यान से, धारावाही लूप पर कार्यरत चुंबकीय बल आघूर्ण। ठीक है, चलिए देखिए, धारावाही क्या लिखेंगे, धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर कार्यरत चुंबकीय, ठीक है, धारावाही लूप पर कार्यरत चुंबकीय बल आघूर्ण। देखो, ठीक, इसकी पहली केस है, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, केस फर्स्ट कह रहा है कि आपका अगर जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, पहला केस है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत हो। ठीक, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब ये हुआ कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब मान लो ये ऐसे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो कुंडली का तल है वो ऐसे ऐसे रखा है, सेम सीधे परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। ठीक, तो जरा देखो इस वाले पर बल किधर की ओर लगेगा, आप एफ लगा के देख लो, F1 इधर की ओर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा, एफ लगा के देख लो। ठीक है, कुंडली, और यहाँ पर F4 किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा F4, और नीचे की ओर लगेगा F5, क्या लगेगा F5। ठीक, समझ में आया कि नहीं है। देखो अगर हम बात करें तो अगर मैं एफ लगाना चाहूँ, ठीक है, एफ लगाना चाहूँ तो देखो कैसे लगेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है इधर, देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही, तो आप एफ लगा के देखिए, F1 इधर, F2 इधर, F3। अब एफ लगाना सबको आता होगा, ठीक है, एफ लगा के देख लीजिए, आ जाएगा। ठीक, तो अब इस केस में देखो जरा, F1 इज इक्वल टू F3 ऐसे लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा F3, और आई बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं इसकी लेंथ को L मान लूँ, लेंथ को क्या मान लूँ L, ठीक है, मतलब ये लेंथ हो गया, ये अगर मैं लेंथ मान लूँ और ये क्या मान लूँ विड्थ, ठीक है, तो आई बी बी साइन थीटा। अब जरा देखो इस वाले के लिए थीटा और इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। अरे देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबर अंदर की ओर है। ठीक, और ये ऐसे परपेंडिकुलर है तो धारा की दिशा में ही तो एल वेक्टर लेंगे, बी वेक्टर लेंगे, तो बी और उसके बीच के थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो F1 बराबर F3 बराबर क्या हो जाएगा आई कैपिटल बी और कितना स्मॉल बी, आई बी और बी, ये हो गया स्मॉल बी। ठीक, अब देखिए आगे, फिर ये हो गया आपका।
आई बी बी स्मॉल बी, इसको छोड़ दीजिए। अब इसी तरीके से आप F2 और बराबर F4 की निकाल लीजिए। भाई F2 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है, ये भी हो जाएगा आई बी एल और साइन और थीटा बराबर, अब भी आपका 90 डिग्री है। थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री है तो ध्यान दो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो ये हो जाएगा आई बी और कितना एल। अब जरा देखो F2 और F4 दोनों बराबर हैं, F2 और F4 आपस में क्या है, बराबर है, और F1 और F5 आपस में बराबर हैं। तो जरा देखो एफ नेट जब निकालेंगे, एफ नेट तो सब क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस क्या निकालेंगे, F4 प्लस कितना हो जाएगा, F5। अब जरा देखो F1 अपोजिट किसके है, F5 के, F1 और ये वाला F5 का चिन्ह बदल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है। और F2 के अपोजिट कौन है, F4 है, ये हो जाएगा F1 प्लस F2। और अब देखो प्लस का F3, अरे भाई F1 F3, F1 F2 F3 भूल गए, ये 3 है, ठीक है। देखिए F1 के अपोजिट कौन है, F3 है, तो माइनस का F3 है, F5 है ही नहीं, ठीक है। और माइनस का क्या है, F4। अब जरा देखो सबके मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और सब इक्वल इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सबको काट सकते हैं और काट के एफ नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो। मतलब जब कोई क्वाइल कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो इस पर कुल बल कितना लगेगा, शून्य लगेगा, ठीक है। आगे अगला देखो, केस नंबर सेकंड, केस टू। केस टू क्या है, यदि लूप थीटा कोण घुमा दे, ठीक है, या धारावाही, इसकी दो हेडिंग है, या तो लूप को थीटा कोण घुमा दिया जाए, या कह सकते हैं धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। देखो मैं यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना लेता हूँ, 1 2 3 ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना लिया, ठीक। अब देखो मैंने लूप को ऐसे थीटा एंगल पे ऐसे रखा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे, ठीक। पहले ऐसे देखो, पहले ऐसे था, चित्र में बना हुआ है ऐसे पैरेलल पैरेलल, है ना, ऐसे था कि नहीं था, और अब घुमा के इसको ऐसे कर दिया है, मतलब ये थीटा एंगल ये वाला देखो, ये एंगल थीटा घूम गया ना, ये इसकी एक्सिस है, ठीक, ऐसे बना दिया मैंने। तो जरा अब इस केस में देखो आपका F3 का मान कितना हो जाएगा, भाई फोर्स अब भी उसी तरह लग रही है, ठीक है, साइन 90 वो सब वैसे ही लग रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि आपका F1 इस पे, भाई कॉइल डायरेक्शन तो वही है ना, भाई करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो देखो इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर F1, इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, नीचे ओर लगेगा F3, इधर की ओर बाहर की ओर लगेगा F4, यहाँ पे F4, और इधर अंदर की ओर लगेगा कौन सा, F5, डायरेक्शन की बात है, ठीक। तो देखो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ये हो जाएगा F, भाई F1 इज इक्वल टू, देखो F1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, F3 के, F1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, F3 के। और इस छोटी वाली भुजा को मैंने B माना था, याद है, और ये बड़ी वाली भुजा को L माना था, F1 इज इक्वल टू F3 हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F3। इसका मतलब ये हो जाएगा आई पी स्मॉल बी और कितना, साइन थीटा, भाई आई बी एल होता है लेकिन छोटी वाली भुजा ए बी है, साइन थीटा, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पर थीटा बराबर मैंने ये हो गया आपका थीटा, ठीक। अब जरा सोचो F2 और F4 को चेक करो, F2, भाई F2 ये है आपका और F4 ये है, ठीक है, ये कह लो F2 और ये वाला कह लो F4 पीछे की ओर, ठीक। अब देखो F2 बराबर F4, F2 बराबर किसके, F4 के। अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं आई बी एल और साइन ये थीटा, क्योंकि इसके लिए थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई बी एल और कितना, साइन 90। क्लियर है, ठीक। इस तरीके से कह सकते हैं हम, ठीक है। ध्यान दें, साइन 90 कर लो या साइन थीटा कर लो, इसको साइन 90 पे ना यूज़ करो, थीटा पे ही यूज़ कर लो, छोड़ दो, आई बी एल साइन थीटा लिखा दो। अब चूंकि देखो यहाँ पर F1 और F2 पे ध्यान दो, क्योंकि F1 व F2 परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर, परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, दिशा में विपरीत। भाई एक ऊपर लग रहा है F1 और F3 नीचे की ओर लग रहा है, F1 F2 नहीं, F1 और F3 नीचे की ओर लग रहा है, दिशा में क्या है, विपरीत है। अतः इनका संयुक्त प्रभाव क्या होगा, अतः इनका संयुक्त प्रभाव कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक। संयुक्त प्रभाव कैसा होगा, शून्य होगा। जब संयुक्त प्रभाव शून्य होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आप देखो, तथा दूसरे वाले बल देखो F3 और F4, ये समझाया भी था मैंने,
F3 व F4, F3 व F4 परिमाण में क्या होंगे, बराबर, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है। इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न है। अतः ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे, हिंदी में लिखना है। अतः एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। अतः कुंडली पर कार्यरत बलागुण टाउ बराबर बल और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो देखिए इनको ऊपर कर लो तो हो जाएगा आपका, देखो टाउ इज इक्वल टू बल, कोई एक बल रख लो, F2 F3 या F4 में, F3 कोई बल रख लो, F3 ठीक, या F1 F2 जो भी माना है इधर साइड में, ठीक है, जो है F2 इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो देखो अगर मान लो ये वाली कोई भुजा, एक बल इस पर इस साइड में लग रहा है, एक बल इस साइड में लग रहा है, इसको कह लिया मैंने F2 और इसको कह लिया कौन सा, F4 कह लिया, ठीक। तो इनके बीच की बलों की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, ये है आपके पास, ये कोण कितना है, थीटा है ना, ये कोण कितना है, थीटा। तो अगर ये कोण थीटा है तो आपका ये वाला देखो, ये तो बी दिया गया है ना, ये भुजा है आपकी बी जो तिरछी तिरछी रखी है, मतलब ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जाहिर सा बलों की लंबवत के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, साइन थीटा ले लो, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो कुछ ले लो यार सर, तो लंब कितना है आपके पास, ये वाला कौन सा है, इसका नाम रख लो आप कोई, आर और क्यू चित्र में लिखा है, तो आर क्यू और बटे कितना, लंब बटे कर्ण मतलब बी, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक। तो बी साइन थीटा रख लो। F2 इक्वल टू आपको पता है आई बी एल और बी हो गया साइन थीटा, आई बी एल और इंटू बी साइन थीटा, ठीक। अब देखो टाउ इक्वल टू आई बी और एल इंटू बी, ये वाले एल इंटू बी मिलकर कैपिटल ए, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है नहीं होता है, हो गया ए साइन थीटा। अब ये हो गया फार्मूला, यदि यदि फेरे कितने फेरे हों, एन फेरे हों, यदि कुंडली में कितने फेरे हों, एन फेरे, कुंडली में कितने फेरे हों, एन फेरे हों, ठीक। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक। ये हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं। और हाँ चूंकि अब देखो m बराबर क्या पढ़ा आपने, एन आई ए पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एन आई ए, तो इस इतने भाग को m लिख सकते हैं ना, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी और साथ में कितना साइन थीटा, ये आप ये भी लिख सकते हैं। चलो क्या समझ में आएगी नहीं, अब बाकी कंडीशन है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, ये हो जाएगा आपका। चलिए देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए अगला है चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल कैलरीमीटर, चल कुंडली धारामापी, ठीक। देखो इसमें निलंबित कुंडली धारामापी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन अथवा मापन किया जाता है, ठीक है, मतलब हम वैद्युत धारा को नापते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की एक बेलनाकार रोड होती है, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन हम बना के दिखा देते हैं, ठीक। देखो बनाया भी था, आपको देखो ऐसे ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका अवतलाकार, ये आपका अवतलाकार दो चुंबक है, ठीक है। इसको मैंने कह लिया नॉर्थ पोल, ये क्या कह लिया साउथ पोल। इसमें देखो एक ऐसी कुंडली बनाई जाती है ऐसे, इसके अंदर ऐसे कुछ और बनाई जाती है, उसको ध्यान से बनाना सीख लीजिए, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। देखो ये क्रोड है आपकी, इसको क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। अब देखो क्रोड कहते हैं और इसको कहते हैं एल्युमिनियम की फ्रेम, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम की फ्रेम, ठीक है। एल्युमिनियम की फ्रेम, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है संसूचक, यहाँ पे तीर लगी होती है, ऐसे लगा होता है, इसमें फास्फोर ब्रांच की ऐसे पत्ती लगाई जाती है, यहाँ पे आपका जुड़ा होता है वो स्विच वगैरह, ठीक है। देखो इसको हटा देते हैं, ये हो गया आपका। अब देखो ये लगा है, अब इसको ऊपर ले जाके ऐसे एक मरोड़ टोपी बनाई जाती है, इसको कहते हैं मरोड़ टोपी, ठीक। ऐसे बनी होती है आपकी, ये टॉपिक होगा मरोड़ टोपी, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है,
यहाँ पे आपको एक वो लगी होती टर्मिनल लगा था, जहाँ से हम ऐसे ऐसे तार को जोड़ देते हैं T1। उसको बनाना सीख लीजिए, बुक से आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे बना देंगे अच्छे से, है ना। फिर यहाँ से ये पत्ती लगी होती है ढीली ढीली, ये ऐसे जुड़ी होती है, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल होता है T2, इसको हम क्या कहते हैं T2, ठीक। समझो बात को, ये एक एल्युमिनियम की फ्रेम होती है, एल्युमिनियम की फ्रेम, और ये तांबे की कुंडली होती है बाहर की, ये होती है तांबे की कुंडली, और ये दोनों ही फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, और ये होता है संसूचक, ठीक है। इसको हम मिरर कहते हैं, और जिस पर पैमाना लगा होता है जिससे हम पढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन मिलेगा। इसमें होता क्या क्या है, देखो नर्म लोहे की एक बेलनाकार रोड होती है, ये जो रोड होती है नर्म लोहे की बनी होती है, ठीक है। नर्म लोहे की एक बेलनाकार रोड होती है, इसके चारों ओर, तो ये इसके चारों ओर एल्युमिनियम की फ्रेम पर, एल्युमिनियम की फ्रेम पर, भाई क्रोड के चारों ओर एक एल्युमिनियम की फ्रेम होती है, ठीक है। जिसपे बहुत सारे तांबे के फेरों, अनेक फेरे, देखो एक फेरे दो फेरे, तांबे के अनेक फेरों की कुंडली जो है वो लटकी होती है, ठीक। और इस पूरी कुंडली को दो विपरीत ध्रुवों वाले चुंबकों के बीच में क्या किया जाता है, लटकाया जाता है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में इसे क्या करते हैं, लटका देते हैं। अब देखो कार्यविधि इसकी देख लेते हैं। कार्यविधि में क्या, माना कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n, ठीक है। अब जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो अभी अभी बताया कि आप पर उस कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान होता है टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये मान होता है, ठीक। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, मतलब टाउ इक्वल टू NIA, और बी हो जाएगा ये आपका भाई त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होने की। देखो अवतलाकार, उससे जो है अवतलाकार जो काट के बनाया गया है, इसका मतलब ये है कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रखेगा, तो टाउ इक्वल टू NIAB हो जाएगा, ठीक। इस बलाघूर्ण के कारण जब ये बलाघूर्ण कार्य करेगा टाउ, तो ये कुंडली क्या करेगी, घूमना शुरू होगी। तो घूमना शुरू होगी तो एक तरफ साइड में क्या करेगी, कस जाएगी, देखो ये पत्ती फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है ना, मतलब स्प्रिंग टाइप से, ठीक है। ये कसना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे ये धीरे धीरे कसेगी तो ऊपर मरोड़ आता चला जाएगा, ठीक है। मरोड़ आता चला जाएगा तो इस पर प्रत्यानयन बल लगेगा, और यह प्रत्यानयन बल अधिकतम कब होगा, अधिकतम तब होगा जब बलाघूर्ण जो है, बल आघूर्ण बराबर हो जाए प्रत्यानयन बल के, ठीक है। तब ये घूमना बंद कर देगी, भाई ये स्प्रिंग है, घूमना घूमते 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 जब टाइट हो जाएगी तो ये घूमना बंद कर देगी। तो बलाघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा, वो किसके हो जाएगा, C5, प्रत्यानयन बल होता है C5, ठीक है। प्रत्यानयन बल C5, और C क्या है, मरोड़ दृढ़ता गुणांक है। फाई क्या है, कितने कोण घूमी है, ठीक है, कितने कोण घूमी है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी अभी पढ़ाया गया NIAB, और बराबर क्या C5, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लो, टाउ इक्वल टू NIAB C5। इससे बहुत सारे सूत्र भी लगेंगे, ठीक। तो सवाल भी लगेंगे, देखो इसको ऊपर खिसका देते हैं इस तरीके से, यहाँ से अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आई बराबर हो जाएगा सिंपल से C5 बटे कितना NAB, ये निकाल सकते हैं। मेन ये फार्मूला याद रखिए, सारे निकल आएंगे इसी से, NIAB इज इक्वल टू C5 से, ठीक है। और इसको कहा इन्होंने फिर C5 ये ही है, तो आई बराबर इसको बाद में कह दिया गया K5, के क्या है, धारा प्रवर्तन गुणांक, के क्या है, धारा प्रवर्तन गुणांक, ठीक। तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद धारामापी की धारा सुग्राह्यता, धारामापी की धारा सुग्राह्यता, छोटे छोटे डिफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है धारामापी की धारा सुग्राह्यता। चलिए देखिए, जब धारामापी की धारा सुग्राह्यता लिखेंगे तो देखो IS लिखते हैं, आई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब ये कितनी कम करंट पर कितनी ज़्यादा विक्षेप प्राप्त होती है, आई सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 5/I, ठीक है। मतलब प्रति एकांक धारा पे उत्पन्न विक्षेप, प्रति एकांक धारा पे उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाती है, धारा सुग्राह्यता कहलाती है। बात समझ में, प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप जो है वो क्या कहलाती है, आपकी धारा सुग्राह्यता कहलाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो फाई बराबर अभी भी पढ़ाया, देखो अगर C5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें हम, तो IS बराबर क्या हो जाएगा C5, देखो C5 और बटे यहाँ पर CI हो जाएगा, और C5 का मान रख लो NIAB होता है, और बटे कितना CI, तो I से I कैंसिल, मतलब NAB बटे C, NAB बटे C, ये हो जाएगा IS। ऐसे फार्मूला बदल भी सकते हैं, बदल सकते हैं ना, ठीक। अगला टॉपिक है धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। अगला टॉपिक क्या है, धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। देखो धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता, धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी मतलब कितनी सेंसिटिविटी वोल्टेज पे है, ठीक। तो सेम वही डिफिनेशन VS हो जाएगा, और प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप, समझ में, पर डेफिनेशन क्या होगी,
प्रति एकांक वोल्टेज के लिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगा? आपका वोल्टेज सुग्राहिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं सी से दोनों पक्षों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये सी फाई हो जाएगा, ये सी वी हो जाएगा। और सी फाई का मान आपने अभी पढ़ रखा है, वी एस बराबर एन आई ए बी अपॉन सी वी, है ना, एन आई ए बी अपॉन सी वी। तो देखो ये आपका हो गया। तो अब यहाँ से अगर देखो तो आई बाई वी अलग कर सकते हैं। आई वी को हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। चाहो तो आई बाई वी को 1/r लिख सकते हैं ना। तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा? एन ए बी और बटे सी आर, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि आई बाई वी इज इक्वल टू आर 1/r, बी अपान आई होता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया वोल्टेज सुग्राहिता। बात समझ आए कि नहीं है? ठीक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारामापी का मीटर में रूपांतरण। ध्यान दो, धारामापी का मीटर में रूपांतरण याद करना पड़ेगा आपको। किसी धारामापी को देखो, धारामापी का किसमें? मीटर में रूपांतरण। मतलब धारामापी को हम अमीटर में कैसे बदलेंगे? देखो, जब किसी भी धारामापी के, ये जी है जो धारामापी है, इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दें, संट जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे? संट। एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दें तो वो किस में बदल जाएगा आपका? बोलिए। वो आपका बदल जाएगा धारामापी का अमीटर में, मतलब अमीटर में बदल जाएगा। अगर किसी धारामापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दें, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगर किसी धारामापी को के समांतर क्रम में हम निम्न प्रतिरोध जोड़ दें, ठीक है, तो जो है उसको क्या कहते हैं? जिसे संट कहते हैं। तो ये आपका धारामापी अमीटर में बदल जाएगा। सिंपल से धारामापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ने पर अमीटर में बदल जाता है। ठीक, तो अब जरा देखो, यहाँ से आई धारा चली, इसमें चली गई आई जी, कितनी चली गई? आई जी। इस वाले में कितनी जाएगी? आई माइनस आई जी। ठीक, आई माइनस कितना? आई जी। इस एस का मान कितना होना चाहिए, ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, चूंकि कैपिटल जी भाई ये प्रतिरोध है, कैपिटल जी व एस किस क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आपने पढ़ा है विभव बराबर होता है, मतलब जो विभव इसका होगा वही विभव इसका होगा। मतलब P1 और P2, अगर इसका VG मान लें, इसका VS मान लें, ठीक है, तो ये कह सकते हैं VG VS, इसको VG कह लो, इसको VS कह लो। तो ये हो जाएगा करंट इन VG, तो ये हो जाएगा IG इंटू जी, और बराबर VS कितना हो जाएगा? आई माइनस आई जी, और इंटू ये हो जाएगा कितना? करंट कितना है? S। ठीक है, यहाँ से S बराबर निकलेगा आई जी और बटे आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ठीक है, इतना संट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जहाँ पे जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, एस संट है, आई जी गैल्वेनोमीटर धारा है, आई माइनस आई। ठीक है, इतना लगाएंगे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है भाई। देखो यहाँ समझ में आया कि नहीं है? ये और ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में है कि नहीं भाई? ये वाला ये एस और ये जी समांतर क्रम में, तो दोनों के विभव बराबर होने चाहिए। तो वी जी बराबर वी एस कर लिया। तो वी जी भाई वी बराबर आई आर होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा? वी बराबर आई आर। तो वी जी बराबर आई जी और इंटू इस वाले गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है। ठीक, इसी प्रकार से इस भुजा का ज्ञात करना है, तो इसमें धारा और गुणे एस, तो आई माइनस आई जी इंटू एस रख दिया, एस का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगला टॉपिक है धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। ये दोनों की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। ठीक, देखो देखो धारामापी को वोल्टमीटर बदलने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाते हैं, जी है, और ये इसके श्रेणी क्रम में उच्च रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को, आर को लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस किसको लगा दिया? आर को। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका। अब धारामापी की श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर धारामापी के वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। लिखा है धारामापी के श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हाई वोल्टेज लगा दिया। अब इस आर का मान कितना होना चाहिए ये ध्यान दो। ठीक है, एक चीज याद रखो, श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है, तो मतलब आई बराबर किसके? आई जी, मतलब जो धारा गैल्वेनोमीटर है वही आर में जाएगी। ठीक है, तो वी नेट बराबर कितना हो जाएगा? टोटल वी वन, इसका वी वन और इसका वी टू कहने आएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? V1 प्लस कितना? V2। अगर इसका पोटेंशियल V1 कह लूँ, इसका V2 कह लूँ, तो नेट पोटेंशियल V1 और V2 हो जाएगा। ठीक है, तो V नेट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V1 हो जाएगा आपका कितना? IG और इंटू जी बाई वी बराबर आई आर होता, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी, और प्लस यहाँ पर V2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? आई जी इंटू आर, आई जी इंटू आर, मतलब आई जी को कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा कितना आपके पास? जी और आर। ठीक है, जी प्लस कितना? आर। यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? वी जी बटे आई जी, ऐसे लिखो वी बटे आई जी बराबर क्या लिख सकते हैं? जी प्लस आर, और आर का मान चाहिए आपको, तो आर बराबर वी बटे कितना?
आई जी माइनस जी, मतलब इतना रजिस्टेंस आपको श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर के जोड़ना पड़ेगा, जिससे आप वोल्टमीटर में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप समझें। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। क्लियर है? ठीक।